हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मुलेटिव रिसर्च क्या होता है, मीन्स अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने उसके जो मेन फंक्शंस होते हैं उनको देखा था। ओके, आज हम ये बात करेंगे कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, वर्णनात्मक जो शोध होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये जो वर्णनात्मक शोध है इसको हम ये कह सकते हैं कि जो शोध ऐसा हो जिसका उद्देश्य है ना, जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में, जो सब्जेक्ट होता है या जो कोई प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं। क्या बात कह रहे हैं ये कि उस विषय या समस्या के संबंध में जो एक्चुअल जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य जो होते हैं, उन तथ्यों को क्या करना, उन तथ्यों को कलेक्ट करना, एकत्रित करना और उसके बेस पे क्या करना, एक्सप्लेनेशन, उसके आधार पे क्या करना है, विवरण प्रस्तुत करना है। उसको क्या कहते हैं, वर्णनात्मक शोध कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक जीवन होता है, हमारी जो सोशल लाइफ है, उससे रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। वो प्रॉब्लम्स होती है और उसमें ऐसे कई पक्ष होते हैं जिनका रिलेशन किससे होता है, पास्ट से होता है। और पास्ट में उसकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो पास्ट की है लेकिन उस पर बहुत डीप स्टडी नहीं की गई है। क्या नहीं किया गया है, गहन अध्ययन नहीं किया गया है। और अगर गहन अध्ययन नहीं किया गया है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सामाजिक जीवन जो है उससे जो रिलेटेड अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगर गहन अध्ययन नहीं किया है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके विभिन्न जो पक्ष होते हैं उनके संबंध में क्या करना, नॉलेज जो होती है, जानकारी जो होती है उसको प्राप्त करना। ओके, जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो तथ्य होते हैं या ये जो फैक्ट्स होते हैं या ये जो सूचनाएं होती है, इनको कलेक्ट किया जाए और उन्हें लोगों के सामने एक्सप्रेस किया जाए, लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात क्या है और ध्यान देने वाली बात क्या है हमारे सामने, कि जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड जितने भी डेटा कलेक्ट किए गए हैं वो क्या हो, वो वास्तविक हो, मीन्स एक्चुअल हो, वो फेथफुल हो, विश्वसनीय हो। वरना क्या होगा, जो भी विवरण दिया जाएगा वो साइंटिफिक होने की जगह क्या हो जाएगा, वो दार्शनिक हो जाएगा। मतलब ज़रूरी बात क्या है कि तथ्य क्या होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए, एक्चुअल फैक्ट्स होने चाहिए। हमको बहुत डीप नॉलेज लेना है, वास्तविक होने चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, विश्वसनीय, है ना, फेथफुल होने चाहिए। हमको बिल्कुल एश्योरिटी हो कि वो गलत नहीं है, हमने बहुत अच्छे से उनका अध्ययन किया। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तो वास्तविक होने चाहिए और विश्वसनीय होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो दार्शनिक अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें कोई भी जाति की बात करें या किसी ग्रुप की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, उसके जो सोशल लाइफ से रिलेटेड अगर कोई जानकारी हमको लेनी है, तो अगर हम वास्तविक अध्ययन नहीं करेंगे, विश्वसनीय अध्ययन नहीं करेंगे, तो वो हमको उनकी जानकारी हमको नहीं मिल पाएगी। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी साइंटिफिक जो प्रविधि होती है उसको काम में लेते हुए क्या किया जाए, वास्तविक तथ्य इकट्ठे किए जाए, डेटा कलेक्ट किए जाए। अब ये जो फैक्ट्स होते हैं और इनको हमको, ये फैक्ट्स जो हमको चाहिए, हमको जो कलेक्ट करना है, इनको हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है अवलोकन, है ना, ऑब्जर्वेशन, तो हम उससे कर सकते हैं, अवलोकन से। ठीक है, फिर हम इसको अनुसूची से कर सकते हैं। ठीक है, ये अनुसूची जो है जिसे शेड्यूल कहते हैं, है ना, आपके इकोनॉमिक्स में भी कंसेप्ट है और ये सोशियोलॉजी में भी कंसेप्ट है। ठीक है, अनुसूची से हम कर सकते हैं। फिर हम इसको क्वेश्चनियर जो होती है, प्रश्नावली जो होती है, उससे कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम इसको प्रश्नावली से कर सकते हैं, या कोई भी प्रविधि होती है, कोई और भी टेक्निक है, ठीक है, तो कोई अन्य प्रविधि जो होगी हम उससे भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मेथड होते हैं इनका यूज़ करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यथार्थ सूचना एकत्रित की जाए। मुख्य उद्देश्य क्या है? अब हम देखें अगर कि हम क्वेश्चनियर ले रहे हैं या हम शेड्यूल ले रहे हैं या हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा मुख्य उद्देश्य की सूचना एकत्रित करना। कौन सी? यथार्थ सूचना एकत्रित करना, ठीक है। एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो डेटा कलेक्शन हमको करना है, ओके। यथार्थ जो सूचनाएं होती है वो हमको क्या करनी है? एकत्रित करनी है। यथार्थ सूचनाएं हम इसके अंदर देखेंगे, ओके। यथार्थ सूचनाएं, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यथार्थ सूचनाएं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि वर्णनात्मक शोध क्या होता है, कि उसका उद्देश्य क्या है कि वास्तविक जो तथ्य होते हैं उनको कलेक्ट करना और उसके बेस पे क्या करना? स्टडी करना, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वर्णनात्मक शोध होता है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है। तो मुख्य विशेषताएं अगर हम देखें तो हम इसके अंदर ये देखेंगे कि क्या है जो मुख्य विशेषता, कि इसका क्या किया जाता है? इसका विस्तार से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसका अध्ययन जो हो रहा है, इसके अध्ययन का विषय या समस्या जो है उसमें जो अलग अलग पक्ष होते हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होता है। फिर के पूर्व में किए गए जो अध्ययन होते हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट है। मतलब अगर कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड अगर पहले अध्ययन कर लिए गए हैं तो उसके अध्ययन के लिए इसको पूर्व में अगर स्टडी नहीं की गई है, संबंधित कोई भी सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड पूर्व में कोई भी स्टडी नहीं की गई है तो उसके लिए ये अप्रोप्रिएट समझा जाता है। फिर यह है कि प्राकल्पना का निर्माण नहीं होना। मतलब क्या है कि इस तरीके से स्टडी जो की जाती है उसमें जनरली क्या होता है, किसी भी हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं हो पाता, वो बन नहीं पाती। देन फिर हम देखते हैं कि जो वर्णनात्मक शोध है उसके जो अलग अलग साइंटिफिक मेथड होते हैं उनको एक जैसा समझ लिया जाता है। वैज्ञानिक विधि के अनुरूप इनका क्या किया जाता है, इनको देखा जाता है। फिर हम ये देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से उनको देखते हैं तो इसमें क्या होता है फिर कि इसको बिल्कुल केयरफुली इसका सिलेक्शन करना चाहिए, सब्जेक्ट का जो अप्रोप्रिएट मेथड है उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फिर हमको जो सैम्पलिंग प्रोसेस होता है उसको, फिर उत्तरदाता का हम किस तरीके से चयन करते हैं, जो डेटा कलेक्शन करते हैं वो कैसे करना है, हमको बिल्कुल पक्षपात से दूर रहना है ना, और हमको परिणाम जो हैं उनको, रिजल्ट जो है उनको एनालिसिस करना है, ठीक है, उनको एनालाइज करना है। अब क्या होता है, फिर हम ये लास्ट विशेषता ये देखते हैं कि वर्णनात्मक जो अनुसंधान होता है उसमें जो शोधकर्ता होता है उसका जो रोल होता है वो कैसा होता है, एक समाज सुधारक के रूप में नहीं हो कि एक वैज्ञानिक या निष्पक्ष अवलोकनकर्ता के रूप में होता है। उसका स्वरूप कैसा होगा, स्वरूप की अगर हम बात करें, एक विशेषता क्या होती है, वो एक सोशल वर्कर या जो समाज सुधारक होता है, सोशल रिफॉर्म जो होता है कि समाज सुधार करेगा, वो पर्सन नहीं होता है। वो कैसा होता है, वो एक निष्पक्ष अवलोकनकर्ता का, उसका स्वरूप कैसा होगा, एक निष्पक्ष अवलोकनकर्ता का होगा। निष्पक्ष अवलोकनकर्ता का, कि वो बिल्कुल पक्षपात नहीं करेगा और ऐसा वो ऑब्जर्वर होता है कि वो बिल्कुल स्थिति जो होती है उसको अच्छी तरीके से देखता और परखता है, ओके। तो ये इसकी विशेषताओं की हमने बात की। देन फिर हम ये देखते हैं कि वर्णनात्मक शोध जो होता है, ये जो काम होता है, इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, चरण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन, ठीक है। मतलब क्या है कि फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, ठीक है, कि सबसे पहले क्या है, शोध का उद्देश्य होता है उसको निर्धारित करना। हमको क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव होता है सबसे पहले हमें वो चाहिए कि हम उस टॉपिक की स्टडी क्यों कर रहे हैं, उसके बाद में उनको हमको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। और यहाँ हम ये बात करते हैं कि शोध से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको क्लियर करना होता है। वो क्वेश्चन कौन से होंगे, वो क्वेश्चन होंगे मौलिक प्रश्न जो होते हैं कुछ,
कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे मौलिक प्रश्न होते हैं जिनको हमको क्लियर करना होता है, स्पष्ट करना होता है, और ऐसा करने से जो कुछ ऐसे अनयूजफुल जो डेटा कलेक्ट हम कर लेते हैं या और जो पैसा होता है या जो हमारा टाइम होता है उसकी बर्बादी को हम रोक सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हम उनको क्या स्टडी करना है, हमको क्यों स्टडी करना है, हमारे स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस स्टडी से क्या जानना चाहते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स अगर हमको मिल जाते हैं तो फिर हमारा ना तो टाइम खराब होता है और ना हम गलत प्रविधि यूज़ करते हैं, अननेसेसरी हम डेटा कलेक्शन नहीं करते हैं और हमारा लेबर भी नहीं लगता है। ठीक है, देन फिर सेकंड बात आती है कि तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट क्या है कि सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, मतलब तथ्य संकलन की ये जो विभिन्न प्रविधियां होती है उनमें से सब्जेक्ट या समस्या की जो प्रकृति होती है ना, कि प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको अप्रोप्रिएट जो मेथड होता है उसको सेलेक्ट करके जो हमारा रिसर्च वर्क होता है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करना चाहिए। मीन्स समस्या की प्रकृति मतलब है ना, कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्या है, हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं, समस्या की जो प्रकृति होती है, जो उसका नेचर है वो कैसा है। ठीक है, तो ये जो प्रकृति होती है उसका हमको पता लगाना होता है। एक विशेषता, फिर एक चरण ये हो जाएगा, सबसे पहले क्या है कि मौलिक प्रश्नों को जानेंगे हम और उससे इन उद्देश्य क्या है हमारी स्टडी का वो देखेंगे। देन फिर कि समस्या की प्रकृति कैसी है तो उस अकॉर्डिंग डेटा कलेक्शन करेंगे। फिर हम थर्ड स्टेप हमारा होगा निदर्शन का चुनाव, मतलब सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, कि हम क्या करेंगे, हम जो ग्रुप होता है या जो कोई भी इकाई होती है उसका समय जो होता है और जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं उसकी जो लिमिटेशन होती है उसकी वजह से हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे स्टडी के पॉइंट हैं लेकिन हमारे पास सोर्सेज लिमिटेड है, तो हम पूरा समग्र जो होता है उसका हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। और तब क्या होता है कि पूरी जो जनसंख्या उसमें से निदर्शन जो होता है, सैम्पलिंग जो होती है, उसकी जो अप्रोप्रिएट मेथड होता है उसको हम लेते हैं, उसमें हम रैंडम सैम्पलिंग जो होती है उसका चुनाव कर सकते हैं। और ये जो यूनिट्स होती है इनका हम स्टडी करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम पॉपुलेशन की बात करें ना, निदर्शन का चुनाव मतलब अगर हम इसमें जनसंख्या लेते हैं तो जनसंख्या को इसी तरीके से हम देखते हैं। पॉपुलेशन जो सेंसस तैयार की जाती है तो वो इसी तरीके से देखी जाती है। ठीक है, तो जनसंख्या होती है और उसमें क्या है, संपूर्ण जनसंख्या जो होती है उस पर ये लागू होता है और विश्वसनीय भी होता है। देन फिर हम बात करते हैं कि कलेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा, आंकड़ों और संकलन और उसकी जांच करनी है हमको। ठीक है, तो क्या करना है हमको, कलेक्शन ऑफ डेटा करना है कि अध्ययन जो होता है, हमारी जो स्टडी होती है उसकी जो इकाइयाँ होती है उनका कोई भी जो सैम्पलिंग मेथड होता है उससे हम सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम, चाहे हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, चाहे हम इंटरव्यू की बात करें, है ना, अनुसूची की बात करें, शेड्यूल क्वेश्चनर, इनका हेल्प लेते हैं और हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। और उसके साथ ही अप्रोप्रिएट मेथड जो होता है, उपयुक्त रीति कौन सी होगी, उससे जो तथ्य होते हैं उनको एकत्रित करते हैं। मतलब अनावश्यक बातें जो होती है वो इसमें सम्मिलित नहीं होती। हम जो ये आंकड़ों का संकलन करते हैं और उनकी जो ये जांच करते हैं उससे क्या होता है, अनावश्यक जो क्या होते हैं तथ्य होते हैं ना, अनावश्यक जो तथ्य होते हैं वो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं हमारे, कि अनयूजफुल जो भी बातें हैं वो हम अलग रख सकते हैं इससे। ठीक है, अनावश्यक तथ्य जो है वो एकत्रित नहीं हो पाते। देन फिर हम बात करते हैं तथ्यों का विश्लेषण। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेटा, इसका मीनिंग क्या है कि जो फैक्ट्स है, जो तथ्य है उनको हमको कलेक्ट करना है या जिनको कलेक्ट किया गया है उनमें हमको क्या करना है, इक्वालिटी और डिफ्रेंशिएशन के बेस पे अलग अलग समूहों में उनको बांटना है। ठीक है, मतलब उनका हम टेबुलेशन करेंगे तो वर्गों में बांटेंगे, हम उनको कैसे बांटेंगे, वर्गों में वितरण करेंगे, है ना, वर्गों में हम उनको बांटेंगे। और वो कैसे बांटेंगे, तो उसका एक मेथड हम टेबुलेशन जो करते हैं, ठीक है, सारणीयन जो किया जाता है, टेबुलेशन जो किया जाता है उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो उसके साथ साथ क्या होगा कि उनकी जो स्टैटिकल जो एनालिसिस होता है वो किया जाता है उनका। और ये जो काम होता है इसके लिए हम
जो एक्सपीरियंस जो अध्ययन करता होता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस अध्ययन करता होना चाहिए। और लास्ट हमारा स्टेप क्या होगा, प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, जो रिपोर्टिंग होती है कि यहाँ क्या बात है कि जो स्टडी है, जो अध्ययन का सब्जेक्ट है, उसके संबंध में हमने क्या किया है, जो डेटा है उनका एक्सप्लेनेशन किया है और कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके की भाषा यूज़ की जानी चाहिए कि उसका अलग अलग अर्थ न निकालें, है ना। तो सही भाषा का यूज़ करना चाहिए, है ना। और क्या है, ताकि अलग अलग अर्थ न निकाले उसके जाए। ओके, तो ये है वर्णनात्मक शोध जो होते हैं, वर्णनात्मक जो कार्य होते हैं, उनके हमने स्टेप्स देखे कि क्या करना है हमको। मौलिक प्रश्नों का उत्तर हमको ढूंढना है जो हमारे उद्देश्य को कंप्लीट करते हैं। देन फिर हमको समस्या की प्रकृति देखनी है, फिर निर्देशन का चुनाव हम करते हैं। फिर क्या करते हैं हम, अनावश्यक तथ्य जो उनको तो छोड़ देते हैं, तो आंकड़ों का संकलन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। देन फिर हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं सारणीयन और इनसे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो प्रतिवेदन होते हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, मीन सही भाषा का हम उसके अंदर चुनाव करते हैं। ओके, नाउ अब हम ये बात करते हैं, ये तो हमारा था कि हमने जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसके बारे में बात की थी। अब हम ये बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो रिसर्च है वो एक्सपेरिमेंटल परीक्षणात्मक शोध, इसको प्रयोगात्मक शोध भी कहते हैं। इसका एक नाम और क्या है, इसको प्रयोगात्मक शोध जो होता है वो भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सपेरिमेंटल शोध कहते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटल शोध इसलिए कहते हैं, और उसके अलावा भी इसका क्या नाम है कि इसको प्रयोगात्मक शोध के अलावा व्याख्यात्मक शोध के नाम से भी जानते हैं, मीन्स एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो एक समाजशास्त्री जो अध्ययन होता है या शोध किया जाता है, जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च की जाती है, उसमें जो ये एक्सपेरिमेंटल जो ये टाइप होता है, उसका कंसेप्ट जो होता है वो किस तरीके से होता है कि जो नियंत्रण की जो दशाएं होती है उनमें अवलोकन करना और उनके थ्रू क्या करना, जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है उनका स्टडी करना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो भौतिक विज्ञान में सब्जेक्ट को नियंत्रण करके और उनकी अवस्थाओं की स्टडी की जाती है, जैसे भौतिक विज्ञान में क्या किया जाता है, सब्जेक्ट पे कंट्रोल रहता है और उसकी जो स्टेप्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, जो नियंत्रित अवस्थाएं होती हैं, जो कंट्रोल्ड अवस्थाएं होती है, उनमें अवलोकन, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है और उससे जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनकी स्टडी की जाती है। उसको क्या कहते हैं, परीक्षणात्मक शोध उसको कहते हैं। और इस तरीके के जो शोध होते हैं उनमें जो सोशल इंसिडेंट्स जो होते हैं, उनके जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, जो घटनाएं होती हैं उनके जो चर होते हैं ना, उनको नियंत्रित इसके अंदर किया जाता है। ओके, तो ये घटनाओं का जो नियंत्रण होता है वो इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। अब जो दूसरे फैक्ट्स जो बच जाते हैं उनकी नई कंडीशंस जो होती हैं उनका पता लगाया जाता है। अब इस तरीके के जो शोध होते हैं उनसे हमको ये पता लग सकता है कि कोई भी जो ग्रुप होते हैं या जो कम्युनिटी होती है, सोशल फैक्ट्स होते हैं, सोशल इंसिडेंट्स जो होते हैं, उन सब की कोई भी नई जो सिचुएशन है उसका इन सब पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा, और वहाँ नियंत्रण जो है, नियंत्रित जो दशा है उसमें उनका यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। ओके, तो वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रयोगात्मक जो शोध है ना, इसके कुछ जो चर होते हैं उनको नियंत्रित कर लेते हैं और दूसरों में चेंजेस लाया जाता है, और उनके जो ये इफेक्ट होते हैं उनको जो नियंत्रित चर होते हैं उस अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं प्रयोगात्मक शोध, मतलब नियंत्रित अवस्था में अवलोकन करना और सामाजिक घटनाएं जो होती है उनके कुछ चरों को लेके और उनका नियंत्रण देखना, ठीक है। फिर हम ये बात करते हैं कि ये जो परीक्षणात्मक शोध होता है, ये जो प्रयोगात्मक शोध होते हैं, इनके जो टाइप्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वो कितने होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। अब उसमें हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं जो पश्चात परीक्षण होता है, ठीक है। फिर सेकंड इसके अंदर है पूर्व पश्चात परीक्षण, देन कार्यांतर परीक्षण। अब ये नाम से टिपिकल लग रहे हैं, लेकिन ये है क्या वो हम देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। ओके, आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट्स, फर्स्ट इज पश्चात परीक्षण, मीन्स आफ्टर
ओनली एक्सपेरिमेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो समान विशेषताएं होती है या जो नेचर होता है, उनके दो समूह को हम ले लेते हैं, जिनका क्या होता है, जिनकी प्रकृति समान है, समान प्रकृति वाले, है ना, इक्वल नेचर वाले जो कोई दो इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी समान प्रकृति होती है ना, वो दो समूह हम ले लेते हैं। और उनमें से एक जो समूह होता है उसको कंट्रोल ग्रुप और दूसरा जो होता है उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के नाम से हम देखते हैं। अब ये जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें किसी तरीके के कोई चेंजेस लाने का कोई भी एफर्ट नहीं लगाया जाता है। उसके चाहे हम वेरिएबल्स की बात कहें, उसके फैक्टर्स की बात कहें, उसकी जो नई सिचुएशन है उसकी बात करें, उनमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें हमने जो नई परिस्थितियां हैं उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया, और कुछ टाइम के बाद में क्या है, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश की। परिमाणात्मक जो समूह है उस पर परिस्थितियों का प्रभाव देखा और उसको मापा। अब क्या है, जो कंट्रोल्ड और जो एक्सपेरिमेंटल दोनों ग्रुप थे उनमें चेंजेस इक्वल आते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि नए जो फैक्टर्स होते हैं या परिस्थितियां होती है उनका जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब क्या है कि अगर जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके कंपैरिजन में जो कंट्रोल ग्रुप है ना, एक्सपेरिमेंटल नहीं, जो कंट्रोल ग्रुप है उसके कंपैरिजन में जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें चेंजेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो नवीन परिस्थितियां होती है, नवीन कंडीशन जो होती है, न्यू कंडीशंस जो होती है, उन कारकों का प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर हम एग्जांपल इसके अंदर लें तो हम ये देख सकते हैं कि दो कोई ग्रुप है, दो गांव हैं, उन गांवों में हम बाल विवाह को देखते हैं। किसको देखते हैं हम, इसके अंदर एग्जाम्पल अगर लेंगे तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो बाल विवाह है, ठीक है, हम बाल विवाह को देखते हैं, चाइल्ड मैरिज को देखते हैं, ठीक है। तो एक जो ग्रुप होगा उसके अंदर हम खूब प्रचार प्रसार करेंगे कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, वो क्राइम है, इस तरीके से। और दूसरा जो होगा उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें देखते हैं कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जिसके अंदर हमने प्रचार प्रसार किया, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने प्रचार प्रसार जो किया उसके अंदर बहुत चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं और बाल विवाह के प्रति उनमें अवेयरनेस आई है, ठीक है। देन फिर हम सेकंड देखते हैं पूर्व पश्चात परीक्षण, ठीक है, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत समूह जो होते हैं उनका चुनाव नहीं करके, दो का नहीं सिर्फ एक का चुनाव किया जाता है, और उसी के जो पहले और बाद के जो अंतर होते हैं उनको देखा जाता है। मतलब पहले उसमें क्या चेंजेस थे और अब उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो हम इसमें एग्जाम्पल वही गांव का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं उसके प्रभाव देखते हैं, ठीक है, कि जो शेड्यूल है उसकी हेल्प से हम ये पता लगा लेते हैं कि गांव में कहाँ कहाँ ये कार्यक्रम पहले हुआ है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि गांव में जो रेडियो, दूरदर्शन, जो स्कूल टीचर्स होते हैं, जो डॉक्टर नर्स होते हैं, उनकी मदद से क्या है, परिवार कल्याण कार्यक्रम जो होते हैं उससे लोगों को अवेयर कराते हैं। और पुराने टाइम में क्या उपचार लिए गए थे उनको देखते हैं हम। और अब क्या है कि अब बाद में जो स्थिति है उसको थर्ड स्टेप माना जाता है। पहला तो क्या है कि पहले जो काम किए गए हैं वेलफेयर के लिए, कौन से फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, फिर हमने जो एफर्ट लगाया है वो एट प्रेजेंट की सिचुएशन, और फिर उसके बाद की सिचुएशन जो हमने थर्ड स्टेप जो देखा है। तो अब पूर्व की स्थिति और बाद की स्थिति में अंतर हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि पहले की बजाय अब क्या है, परिवार कल्याण कार्यक्रम में ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको देखते हैं पूर्व और पश्चात परीक्षण में, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, गांव लेते हैं और गांव में परिवार कल्याण कार्यक्रम की बात करते हैं, ठीक है। ओके, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कार्यान्तर तथ्य परीक्षण, हमारा लास्ट है एक्स पोस्ट फैक्ट एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या होता है कि जो पास्ट से रिलेटेड तथ्य होते हैं या कोई भी ऐसी जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट होता है उसका स्टडी करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब ऐतिहासिक घटना जो होती है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी हिस्टोरिकल, है ना, हिस्टोरिकल कुछ भी इंसिडेंट हुआ है, कोई भी घटना हुई है, ऐतिहासिक घटना जो होती है उसकी स्टडी करने के लिए ये अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। अतीत की घटनाएं जो होती हैं उनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, उनको रिपीट नहीं किया जा सकता, और उनकी पुनरावृत्ति जो होती है वो शोधकर्ता जो होता है, रिसर्चर जो होता है, उसके लिए
पॉसिबल नहीं होती है। तो अतीत की घटनाओं को अगर दोहराया नहीं जा सकता है और उन्हें कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता और उनमें चेंजेस भी नहीं लाया जा सकता है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें ये रिसर्च मेथड जो होता है उसको काम में लेते हुए जो पुराने अभिलेख होते हैं, रिपोर्ट वगैरह होती है, उनके जो पक्ष होते हैं अलग अलग, उनको क्या किया जाता है, उनकी कंपैरेटिव स्टडी की जाती है और उनके उपयोगी रिजल्ट्स जो होते हैं उनको देखा जाता है। ठीक है, अभिलेख जो होते हैं उनकी कंपैरिजन में महत्वपूर्ण जो परिणाम होते हैं उनको मापना इसमें पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो मेथड होता है इसमें क्या होता है, दो ऐसे ग्रुप को सेलेक्ट किया जाता है जिनमें से एक समूह में उसका अध्ययन करना है और कोई ऐतिहासिक घटना उसमें हो चुकी है, और दूसरा ऐसा होता है जिसमें ऐसा कोई भी नहीं हुआ। पहला एक ग्रुप ऐसा ढूंढेंगे जिसमें ये जो ऐतिहासिक घटना होती है ये ऑलरेडी हो चुकी है, और दूसरे में ऐसी ऐतिहासिक घटना जो नहीं हुई है, तो उस आधार पर हमको इन पे कंपेयर करना है। ठीक है, अब अगर ये जो मेथड है तो इसमें क्या होता है फिर कि एक समूह जो होता है उसमें उस घटना के घटित होने के क्या क्या कारण रहे, कौन सी स्थितियां रही, कंडीशन रही, तो उनको देखते हैं हम, है ना। और इसमें क्या है, ऐतिहासिक घटना चक्र जो होता है उसका पता लगा कि जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन होती है या घटनाएं होती है उनको देखा जाता है। अब इसमें उदाहरण अगर हम देखें तो जो हम ये देखते हैं कि हम ये मान लें कि अगर कोई भी अनुसूचित जातियां हैं उनमें अलग अलग कार्यक्रम जो होते हैं उनकी स्टडी जो की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे जो ऐतिहासिक जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में पता लगाते हैं। अब हमने ये देखा है कि जो अनुसूचित जाति जनजातियां होती है उनके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, किस तरीके से उनका एजुकेशन लेवल है, कैसे उन्होंने अपने जो उनकी एज की हम बात करते हैं, जो उनके वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनकी हम बात करेंगे, और एक दूसरा ग्रुप ऐसा लेंगे जिसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं जो हुए हैं उनकी बात करते हैं कि हम जो जनजातियां हैं उनमें जो चेंजेस हुए एक ग्रुप वो ले रहे हैं और दूसरा उससे अदर ग्रुप ले रहे हैं। ओके, देन अब ये आपका जो परीक्षणात्मक शोध जो है ना, उसके बारे में हमने बात की थी, एक्सपेरिमेंटल जो है। देन अब हम कुछ 2-3 रिसर्च और हमारे बाकी हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो लेंगे हम, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर वो चारों जो फैक्ट्स हैं, वो सारों जो रिसर्च है वो कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ओके, थैंक यू।